नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। आज इस वीडियो में हम लोग जो वीडियो आ रही है ज्योग्राफी की, उसकी अगली कड़ी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न के उत्तर। बहुत जल्दी ही मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी व्याकरण की वीडियो लेके बहुत जल्दी आपके लिए उपस्थित होऊंगा। आपके एग्जाम से पहले सारी वीडियो आप तक आ जाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को अभी देखें और जल्दी ही उस वीडियो का लाभ उठाइएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, पृथ्वी के स्थल स्वरूप यानी पर्वत, घाटी, पठार और मैदान का निर्माण किस प्रक्रियाओं के कारण होता है? प्रक्रिया का मतलब होता है ना कि देखिए, एक बाह्य प्रक्रिया होती है, एक आंतरिक प्रतिक्रिया होती है। भूकंप के कारण आप देखते हैं कुछ पर्वत भ्रंशोत होते हैं, कुछ वलित होते हैं। यानी पृथ्वी में जो कंपन होती है, कहीं भूमि धंस जाती है, कहीं किसी तरह से, यानी आंतरिक कुछ गतिविधियां होती है, उसके कारण पर्वत, घाटी, पठार, मैदान का निर्माण होता है। पर्वत अलग तरह का कहा जाता है, पठार अलग तरह को कहा जाता है, मैदान अलग तरह के कहा जाता है। यानी कहा जाए तो आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया, दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी के स्वरूप, पर्वत, घाटी, पठार और मैदान का निर्माण होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी के बाह्य प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यहाँ सत्य और असत्य की बात है। जब सत्य है तो यहाँ ऑप्शन में कुछ अल प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। जो प्रश्न भी हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे भी कई अलग अलग प्रश्नों के उत्तर निकले, क्योंकि एक सत्य होगा तो और असत्य होंगे। जब कोई भी कंटेंट असत्य होगा तो उससे कोई एक सत्यता किसी और चीज़ की पता चलेगी। तो आइए देखते हैं ऑप्शन दूसरा, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी के नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। बहते हुए जल, वायु एवं बर्फ के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं इसको। अब देखिए, पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अपर्दन कहा जाता है। ठीक है ना? पृथ्वी के नई सतहों के निर्माण को निक्षेपण कहा जाता है और बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया होती है। बिल्कुल। मान लीजिए कोई चीज़ घिसता है, कोई भी चीज़ घिसता है, तो कोई भी पहाड़ है, वो घिसते 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 उससे कुछ कण बाहर निकलते हैं, और वो जो कण कहीं बाहर आते हैं पानी के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, बर्फ के द्वारा, और कहीं आके जमा हो जाते हैं, तो वहाँ भी एक अलग निर्माण हो जाता है। तो जो कुछ चीज़ें घिसता है उसको अपर्दन कहते हैं, और वहीं अपर्दित चीज़ें अगर कहीं इकट्ठा होती हैं वो निक्षेपण कहलाता है। यही बात है। तो इससे दो बातें हम लोगों को, तीन बातें अगर कहें तो तीन बातें हमको इससे निकल के आई, यानी तीन प्रश्न के उत्तर हमें मिल गए। हमें पता चला अपर्दन क्या है, निक्षेपण क्या है, और ये अपर्दन निक्षेपण होता क्या है। जल के माध्यम से, यानी बाढ़ के माध्यम से बहुत सारी चीज़, कहीं की मिट्टी कहीं से आपको बहा के और कहीं बाढ़ के रूप में आता है, और वहाँ जब बाढ़ उतरता है तो मिट्टी और बालू छोड़ के वो निकल जाता है। पहाड़ों से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नीचे आती हैं, आपको वायु के माध्यम से, कहीं से वायु से उड़ उड़ के कोई चीज़ आती हैं, और दूसरी एक जगह की चीज़ें दूसरी जगह चली जाती हैं, वहाँ फिर वो वायु उसको छोड़ जाती है, तो वहाँ एक अलग निर्माण होता है। यही बात है, यानी उत्तर इसका होगा उपरोक्त सभी। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल स्वरूप को पर्वत कहते हैं? 200 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाले मैदान को, या 400 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाले पठार को, 500 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाले पहाड़ी को, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाले पहाड़ी को। तो यहाँ उत्तर अगर होगा तो पहाड़ के संबंध में ये जरूर जानिए कि 600 मीटर से ऊंचाई वाले, अधिक ऊंचाई वाले या एवं खड़ी ढाल वाले पहाड़ी को क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। देखिए, एक पहाड़ की बात आती है। देखिए, यह जो स्थिति है ये पहाड़ की स्थिति है, ठीक है, और यह जो स्थिति है ये पठार की स्थिति है, ठीक है ना? तो हर चीज, ऊंची चीज आपको पर्वत नहीं कहा जा सकता, और हर ऊंची चीज जो पर्वत हो वो पठार नहीं हो सकता। 600 मीटर से अगर कोई चीज ऊंचाई की, कोई अगर ऊंची चीज है स्थल स्वरूप, किसी स्थल से और ऊपर उससे, तो वो पर्वत कहलाता है। अगर वही मान लीजिए, वो क्या, चूंकि वो जाके वो क्या होता है, खड़ी ढाल हो जाता है, लेकिन वहाँ एक आपको एक चोटी सी बनी रहती है,
ऊंचाई में नुकीलापन वहाँ रहता है, लेकिन पठार वह होता है जो ऊपरी सतह जिसकी चौकी की तरह रहते हैं, चौक की तरह रहता है, वो थोड़ा सा आपको सतह हो जाता है। यह पठार का रूप है और यह पर्वत का रूप है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं पर्वत के संबंध में कौन कथन असत्य है। देखिए, जब असत्य की बात है तो कई सारे इससे प्रश्न निकलेंगे। पहला, पर्वत का शिखर चौड़ा और आधार पतला होता है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। अब पर्वत की ऊंचाई पर जलवायु ठंडी होती है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा कथन असत्य है? यह कथन असत्य है। क्या कह रहा है? पर्वत का शिखर चौड़ा। पर्वत का शिखर चौड़ा थोड़े होता है, पर्वत का शिखर तो इस तरह से होता है, यानी ये तो पतला होगा ना, चौड़ा कौन सा होगा? इसका आधार होगा। यही बात है, इसका ये आंसर आपका होगा। आइए आगे देखते हैं। पांचवा, भारत के भौगोलिक विस्तार के संबंध में कौन कथन असत्य है? भौगोलिक विस्तार भारत की पूछ रहा है। देखिए, ये जैसे हम देख रहे हैं, भारत के उत्तर में हिमालय, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के पूर्व में अरब सागर, उपरोक्त सही। अब देखिएगा, भारत की चौहद्दी अगर आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा कि भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में क्या है? आपको अरब सागर है, या उपरोक्त सभी। याद कीजिए, इसमें से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इसमें से यह कथन असत्य है। अरब सागर नहीं होता है। भारत के पूर्व में क्या है? भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और अरब सागर किधर है? भारत के पूर्व में नहीं, कहाँ है? पश्चिम में। कहाँ है? पश्चिम में। क्लियर है? चलिए, यह है भारत की चौहद्दी। याद रखिएगा, इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ये भूगोल है। और ध्यान रखिए, इतने अगर कुछ प्रश्न आपको लग रहे हैं कि ये तो बहुत टफ है, ध्यान रखिए कि यह क्लास 6 का जियोग्राफी है और ये क्लास 6 में पढ़ने हैं। मैं वहीं से रोज पुस्तक पढ़ता हूँ और ये मंथन करके ये अमृत निकाल के लाता हूँ आपके लिए। तो क्लास 6 है, वहाँ इस तरह की बातें हैं। अब संभल जाइए, आगे जाने पर काठिन्य स्तर कितना बढ़ेगा। आइए देखते हैं छठा नंबर प्रश्न। भारत के क्षेत्रफल और उसके विस्तार के संबंध में कौन कथन असत्य है? क्लियर है? कौन सा कथन असत्य है? पहला, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3214 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल से पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है। या इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए तो पहले को अगर देखा जाए तो चूंकि इसको हमने अप्रॉक्स में लिखा है, लगभग में लिखा है, जबकि भारत का क्षेत्रफल आपको कितना होता है? 32,87,000 आपको 263 क्या होता है? किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर होता है। तो इसका मतलब यह सही है। उसके बाद भारत उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है? यानी उत्तर, अगर ये हम नक्शा देख लें, अगर इस ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, यानी यहाँ तक जो है वो 3214 आप जानते होंगे। ठीक है? और इधर से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपको? 2933 किलोमीटर। तो यानी यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर है। देखिए, एक प्रश्न, इससे कई सारे प्रश्न आए ना, हमने इसको भी सीखा, इसको भी सीखा और इसको भी जाना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने फोटो लगा दिया है, इसको देखते हैं। अब देखिए, भारत का विस्तार पूछ रहा था, ऊपर देखिएगा। अब देखिए, एक तो यहाँ आपका यह विस्तार है आपका, ये देशांतरीय विस्तार यह है, इसको देशांतरीय विस्तार कहते हैं, और ये अक्षांशीय विस्तार है भारत का। उसके अलावा इसको जानेंगे बाद में, पहले देख लीजिए। ये जब देख रहे हैं तो देख ही लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 आपको डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है? और जो अभी हम जिस प्रश्न में थे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, यहाँ आपको कितनी है? 3214 किलोमीटर। वहीं पूरब से आपको, पूरब से लेके, पूरब में सबसे पहले क्या था? पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेके यहाँ कच्छ गुजरात तक
दूरी कितनी थी? 2933 किलोमीटर। क्लियर है ना? अब देखिए एक और चीज़ यहाँ देखिए, देशांतरीय विस्तार क्या है? देशांतरीय विस्तार अगर हम देखें तो देशांतरीय विस्तार कितना है हमारा? देशांतरीय विस्तार अगर देख चल जाए तो 68.7 पूरब से लेके आपको 97.25 पूरब तक है। ये देशांतरीय विस्तार होता है। क्लियर है ना? और देखिए ये लगे हाथ एक और चीज़ देख लेते हैं। ये जो हमको ये जो रेखा दिख रही है यहाँ तक, ये वाला बीच वाला, इसको वो देखते हैं कर्क रेखा। और देखिए कर्क रेखा पूछा जाता है, कर्क रेखा कहाँ से कहाँ गुजरती है। क्लियर है ना? यहाँ हम देखेंगे, नक्शा में देख लेते हैं। देखिए इधर बंगाल की खाड़ी है पूरब में, इधर अरब सागर है, ऊपर आपका इधर चीन है, यहाँ नेपाल है हमारा, बांग्लादेश यहाँ है, म्यांमार यहाँ है, मालदीव यहाँ है। क्लियर है ना? यहीं लक्षद्वीप भी आपका इधर है, आपका अंडमान निकोबार इस साइड है, अरब सागर ये पूरा अरब सागर है, पाकिस्तान यहाँ है। क्लियर है? नक्शा को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत होती है। आइए देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। क्या है 7वां नंबर प्रश्न? भारत के निम्न में से किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पहले यह जानते हैं कि गुजरती कहाँ कहाँ से है। तो वो गुजरती है आपको यहाँ से, अगर भारत का नक्शा देख लें, आइए एक इस फोटो के माध्यम से देखते हैं। ये पिक्चर है, ये है कर्क रेखा आपका, यह कर्क रेखा है। ठीक है? और कर्क रेखा कितना होता है? 23.5 डिग्री उत्तर होता है। क्लियर है? ये कर्क रेखा सबसे पहले आपको दिख रही है, आपको कहाँ से? गुजरात से, उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा है, झारखंड है। झारखंड के बाद वो कहाँ घुसता है? वो घुसता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल से वो कहाँ जाता है? त्रिपुरा में जाता है। त्रिपुरा से फिर मिजोरम होता है और उससे वो आगे निकल जाता है। क्लियर है? तो ये हमारे यहाँ यह पूछ रहा है कि कहाँ से नहीं गुजरता है। गुजरात से तो गुजरता ही है, मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है। कहाँ से नहीं गुजरता है? उत्तर प्रदेश से। हम यहाँ जान लेते हैं कि गुजरता कहाँ कहाँ से। वो गुजरता है आपका गुजरात से, यहाँ इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। इसको याद कर जाना है, जो भी ट्रिक आप अपनाएं इसको याद कर जाना है। क्लियर है? तो इसका उत्तर हमने मिल गया है हमें बी। आइए देखते हैं भारत के मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है। पूछ क्या रहा है? मुख्य भूमि, ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि का पूछ रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी दक्षिण से लेके उत्तर की ओर क्या है। अब देखिए हम लोग किस गोलार्ध में है? हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है? तो अगर इसका आंसर हमेशा उत्तरी ही आएगा जब आएगा तो अभी हम लोगों ने फोटो देखा था, वहां पाया था कि किस गोलार्ध में है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 8 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 4 मिनट, उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 9 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट। अब यहाँ यह जानना जरूरी है कि पहले है क्या। हमने कुछ देर पहले फोटो देखा था और वहां हमने पाया था कि जो विस्तार है उसका वो क्या है? वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। यानी यहाँ से अगर देखा जाए कन्याकुमारी से तो यहाँ 8 डिग्री 4 अंश भी बोलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ तक कितना था? ये 37.6। ये अक्षांशीय है। देखिए ना, यहाँ 0 डिग्री होता है ना तो अक्षांश ऐसे ही ना बढ़ता है ऊपर की ओर, ऐसे ही बढ़ता है अक्षांश रेखा है। तो यही इस अक्षांश की बात होती है, इसलिए उसमें उत्तर जोड़ा जाता है। और हम चूंकि उत्तरी गोलार्ध में हैं इसलिए वो जोड़ा जाता है। ठीक है? आइए देखते हैं। तो इसका उत्तर हमारा हमें मिल गया। क्या मिला? यह मिला। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। अब है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर। यह पूछ रहा है कि पश्चिम से पूरब की ओर क्या है। ठीक है? अब देखिएगा, अब देशांतर, चूंकि ये देशांतरीय विस्तार है और देशांतरीय कैसे होता है? यहाँ होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, हम इधर की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो चूंकि 0 डिग्री जो ग्रीनविच है वहां से हम लोग कहाँ हैं? हम लोग पूरब है। और प्रधान यामी उत्तर किसे माना जाता है? 0 डिग्री को माना जाता है। और हमें पता है कि जब प्रधान यामी उत्तर से पश्चिम पूरब की तरफ जाते हैं
तो समय बढ़ता है और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो घटता है। तो चूंकि 0 डिग्री से हम लोग पूरब की तरफ हैं, इसलिए हम लोग अपने आप के साथ पूरब लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग होता क्या है कि उसका आंसर हमको दिख जाएगा, आंकड़ा दिख जाएगा और हम लोग आंसर मार देते हैं। हम लोग ये देखना भूल जाते हैं कि पूरब है कि पश्चिम है, यह देखना जरूरी है। तो उत्तर हमारा क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब, या बी या सी या डी। आंकड़ों पर ध्यान दीजिए, आंकड़ों पर जब ध्यान देंगे तो हमें मिलेगा कि पहला वाला आंसर है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। क्या करेगा, होता क्या है, कहीं कहीं इस पूरब को बदल के पश्चिम डाल देता है। तो यहां हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है? तो यहां आंसर हमें ए मिल गया। आइए देखते हैं आगे 10वां। निम्नलिखित में से किस देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर माना जाता है? 82.5 आपको, पश्चिम या 82.5 आपको, पूरब या 84.5 पूरब या 85.5, कौन कौन सा है इसमें? 82 है, 83 है, यहाँ है, यहाँ है, कौन सा है? तो यहाँ अगर उत्तर होगा वह होगा आपको 82.5 आपको पूरब। यहाँ कौन सा होगा? बी। और भारत का जो याम्योत्तर रेखा है वो प्रयागराज के समीप नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? वो आपको नैनी से होकर गुजरती है। क्लियर है? नैनी से होकर गुजरती है। आइए आगे देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या होगा, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर निम्न में से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती? अब याम्योत्तर की बात हो गई। कुछ देर पहले हम लोग एक कर्क रेखा की बात कर रहे थे, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। पूछ देता है कितने राज्य से होकर जाती है। उसी तरह पूछ रहा है आपको प्रधान याम्योत्तर यानी 82.5 डिग्री जो है वो आपको कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? वो राज्य आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वो राज्य आपको है यूपी, वो राज्य है आपका यूपी, वो राज्य है आपका एमपी, उसके बाद वो है सीजी छत्तीसगढ़, हम लोग इसको सीजी छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका आता है ओडिशा, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। देखिएगा ये 5 राज्य हैं, इन्हीं राज्यों से होकर गुजरती है। तो पूछ रहा है नहीं गुजरती है, भाई आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? तेलंगाना से। तो हमको याद रखना है यह कहानी कि कहाँ से होकर वो गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए यही आपको यहाँ हम लोगों ने देख लिया ना, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जाना, ये आपको स्थल भूमि से पूछा था, दक्षिण से उत्तर यहीं 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री, इसी को पूछ रहा था। उसके बाद आपको ये पूछ रहा था पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पश्चिम कितना है? यह रहा 68 डिग्री 7 मिनट से आपको 97 डिग्री 25, ये वाला हो गया। क्लियर है? यह आपको इसकी दक्षिण से उत्तर हो गया, पश्चिम से आपको कहाँ हो गया? पूरब हो गया। अब देखिए प्रधान याम्योत्तर यही है, ये प्रधान याम्योत्तर है जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा की है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? ये वाली ये कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री आपको उत्तरी है। ठीक है, ये कितने राज्यों से गुजरती होती है? ये हो जाती है 8 डिग्री से। क्लियर है ना? ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से किस देश से नहीं जुड़ी है? किस देश से नहीं जुड़ी है यह पूछ रहा है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। आपको लगता है कि श्रीलंका से तो जुड़ी हुई है? नहीं, इसका उत्तर होगा आपको श्रीलंका। श्रीलंका से भारत जो है जमीनीय रूप से नहीं जुड़ी है, जल संधि से जुड़ी है। क्लियर है ना? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। कितने देशों से? 7 देशों से। वो 7 देश कौन है? वो 7 देश होंगे आपको पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देशों से भारत की सीमाएं जुड़ी हुई हैं।
श्रीलंका के साथ स्थल नहीं जुड़ा है, जमीन नहीं जुड़ा हुआ है, क्या पानी के साथ उससे हमारा लगाव है। एक जल संधि जो पाक जल संधि है उसके द्वारा है। मालदीव भी है लेकिन वो हमसे जो पड़ोसी है लेकिन स्थल से नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी है। सबसे लंबी पूछ रहा है, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार या बांग्लादेश। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ आपको सबसे ज्यादा लंबी जुड़ी है। आइए जान लेते हैं किसके साथ कितनी जुड़ी है। बांग्लादेश के साथ जो है वो 4069 किलोमीटर जुड़ी है। इसकी एरिया एक मतलब सीमा जो लंबी है भारत की जो हमारी जुड़ी है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर जुड़ी है। चीन के साथ जो हमारी जो सीमा लगी है चीन के साथ है 3488 किलोमीटर है। और पाकिस्तान के साथ हमारी पाकिस्तान से जो सीमा है वो 3323 किलोमीटर है। अगर इस तरीके से अगर हम देखें, इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे लंबी है जो हमारे देश से जुड़ी है। हमारी सीमा इतनी जो लंबाई है वो बांग्लादेश से जुड़ा है। तो क्लियर है। तो इसका सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी है, हमारे पास उत्तर क्या आ गया, बांग्लादेश। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़ा है। सिक्किम, त्रिपुरा, असम, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए सिक्किम और त्रिपुरा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 तरफ से घिरा है। इसमें ध्यान देने की बात है कि सिक्किम जो है वो चीन, नेपाल और भूटान से घिरा है। सिक्किम जो है ये चीन से, नेपाल से और आपको भूटान से घिरा हुआ है। और वहीं त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, बांग्लादेश से घिरा है। तो यहाँ सिक्किम और त्रिपुरा घिरा हुआ है और कौन नहीं घिरा हुआ है वो है असम। क्लियर है। तो यहाँ उत्तर आपको यह हो गया सी। अगला देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या है, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है। ध्यान रखने की जरूरत है, ये सारी चीजें किताब से हैं। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है, तापी, चंबल, नर्मदा या सोन। तो आपको नर्मदा नदी जो है वो बहती है कहां से, विंध्य और सतपुड़ा के जंग आपको पर्वत श्रेणी के बीच से। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं 16वां प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप की निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नहीं बहती है। किधर से, अक्सर नदियां जो है पश्चिम से पूरब की तरफ आती हैं, पश्चिम से आपको पूरब की तरफ आती हैं। तो यहां पूछ रहा है कौन सी नदी जो पूरब से पश्चिम बहती है यानी उल्टी दिशा में। नर्मदा है, तापी है, गंगा नहीं बहती है। मैं बार बार बहती की बात कर रहा हूं, नहीं बहती है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा गंगा। नर्मदा और तापी नदी जो है ये आपको पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है और गंगा जो है वो पश्चिम से आती है और पूरब में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर है। तो यहाँ नर्मदा और तापी नदी जो है ये ध्यान रखनी जरूरी है, पूछ देता है, दे देगा कि निम्न में से कौन पूरब से पश्चिम की दिशा और बहती है, वहां ऑप्शन दे देगा। जिसी तरह यहां मैंने नहीं दिया है वो दे देगा बहती है। आइए देखते हैं। अब देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। देखिएगा ये आपको जो है अरावली श्रेणी है, यहाँ पश्चिमी घाट है। क्लियर है ना। तो यहाँ देखिएगा तो इसका विस्तार राजस्थान में है और इसका विस्तार राजस्थान में है और ये जो है ना आपको इस ये विस्तार राजस्थान में है और ये आपको कहाँ तक पहुँचती है, ये आपको पहुँचती है दिल्ली तक। अरावली इसका विस्तार दिल्ली तक है और ज़्यादा आपका राजस्थान में है। अधिकतर विस्तार आपको कहाँ है, राजस्थान में, और ये दिल्ली तक इसका विस्तार है। और ध्यान रखने की जरूरत है अरावली पर्वत श्रेणी जो है ना भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये पूछता है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कौन है, आपको अरावली पर्वत श्रृंखला है। क्लियर है। ये पूछ देगा, ऑप्शन आता है, प्रश्न आते हैं ये सारे के कि कौन सी पर्वत श्रृंखला
जो है भारत की सबसे पुरानी है, तो क्या लिखेंगे? अरावली। क्लियर है? चलिए, यहाँ तो उत्तर हमको राजस्थान मिल गया। आगे देखते हैं 18वां नंबर प्रश्न। पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट, अभी मैंने बताया कि पश्चिमी घाट कौन सा एरिया है, ये है शिवालिक है, अन्नामलाई है, सह्याद्री है, नीलगिरी है। 18 नंबर का क्या है? पश्चिमी घाट को हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, पश्चिमी घाट यहाँ इस साइड है, आपको जैसे बताया मैंने। अब देखिए, हिमालय पर्वत की मुख्य श्रृंखला उत्तर से, यानी उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? मैं आपको बता दूं। पहले पड़ता है आपको बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। उसके बाद आता है मध्य हिमालय, और इसको हिमाचल कहा जाता है। उसके बाद आता है आपको शिवालिक, और सबसे नई पर्वत श्रृंखला जो कौन सी है हिमालय की? यही शिवालिक ही है। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में आपको उत्तर में कौन पड़ गया? बृहद हिमालय। तो देखिए, सबसे बृहद हिमालय कौन में है? इसमें है और इसमें है। बीच में मध्य वाला इसमें है, यानी उत्तर कौन सा होगा इसका? सही क्रम क्या है? डी, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डी इसका उत्तर हो गया। आगे देखते हैं, हिमाद्री किस हिमालय को कहते हैं? अभी मैंने जस्ट बताया ही था, अभी जस्ट बताया कि हिमाद्री किसको कहते हैं। हिमाद्री जो सबसे पहले बृहद हिमालय होता है, उसके बाद आता है मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक आता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बृहद हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री बोलते हैं, अभी मैंने बताया हिमाद्री बोलते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? हिमाद्री। और मध्य को क्या बोलते हैं? हिमाचल। देखिए आगे वो प्रश्न होगा ही, हिमाचल किस हिमालय को कहते हैं? उत्तर सीधा है मध्य हिमालय, कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दक्षिण की नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी अपना जल गिराती हैं कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। कहाँ गिराती हैं? तो ये गिराती हैं आपको बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है? चलिए, कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद 23वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 23वां नंबर प्रश्न क्या है? भारत के किस भाग में शुष्क, गर्म और रेतीला मरुस्थल है? क्या है? रेतीला मरुस्थल है। ये क्या बोल रहा है? रेतीला। अब ये देखिए, इसका उत्तर हमको पता है कि उत्तर होगा इसका पश्चिम। ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत में दो प्रकार के मरुस्थल हैं। दो प्रकार के मरुस्थल है। कौन सा? एक है आपका गर्म, और एक है आपका शीत। ठीक है, गर्म कौन सा है और शीत कौन सा है? तो गर्म आपका जो है ये राजस्थान वाला थार का मरुस्थल है। शीत कौन से है? ये आपको लद्दाख क्षेत्र वो आपका शीत मरुस्थल है। क्लियर है ना? तो थार मरुस्थल आपका गर्म और शुष्क मरुस्थल है, और शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख का क्षेत्र है। क्लियर है? इतना हमको पता हो गया। तो ये जो रेतीला मरुस्थल और गर्म मरुस्थल कहाँ है? भारत के पश्चिमी भाग में है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं 24वां। प्रायद्वीपीय पठार भारत के किस भाग में स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार। अब देखिए, सबसे पहले इसका उत्तर जानने से पहले जी प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप, जब प्रायद्वीप समझ में आ जाएगा आपको, ये प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो वह स्थल जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। यही लगे हाथ खाड़ी बताता हूं। वह जलीय स्थल जो तीन तरफ से आपको स्थल से घिरा हो, उसको खाड़ी कहते हैं। चलिए, यहाँ प्रायद्वीप की बात है, तो भारत का ये एरिया जो देखिएगा, यहाँ ये तीन तरफ से पानी से घिरा है। इधर से आपको यहाँ से पानी से घिरा है, यहाँ से पानी से, यहाँ से पानी से। ये आपका कौन सा है? ये अरब सागर है। ये कहाँ है? ये हिंद महासागर है। ये वाला हिंद महासागर। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो प्रायद्वीप कौन सा होगा? यही हिस्सा ना प्रायद्वीप होगा। ये भारत का कौन सा हिस्सा है? दक्षिणी हिस्सा है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा डी। पूछ रहा है प्रायद्वीपीय पठार भारत के किस भाग में है? तो प्रायद्वीप तो यही है ही। प्रायद्वीप कौन सा भारत का कौन सा हिस्सा प्रायद्वीप है? यही वाला हिस्सा ना प्रायद्वीप है, दक्षिण वाला हिस्सा। तो यानी दक्षिण में है। क्लियर है? चलिए,
25वां नंबर पर। आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, प्रश्न कभी रुचिकर नहीं होता है। ये तो छठी क्लास का प्रश्न है, मैंने कहीं बाहर से प्रश्न नहीं लिया है, कोई बोरो क्वेश्चन नहीं है, जो है आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से उठाए गए क्वेश्चन है। और इसको पढ़ के आपको अगर कहीं संदेह है तो अब जाके देखिए कहाँ से इतना टेढ़ा क्वेश्चन लाते हैं। टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन से मजा नहीं आता है, तो रुचि नहीं है, रुचि लगाइए। चलिए आज देखते हैं सहायक नदी किसे कहते हैं। बांध से मिलने वाले नदी को, मुख्य नदी में आकर मिलने वाली सरिता को, मुख्य नदी से निकलने वाली सरिता को, या मानव निर्मित नहर को। अब सहायक नदी कहते हैं किसको कहते हैं? मान लीजिए ये है एक नदी, आपको ये बह रही है, ये वाली नदी आपको ये बह रही है, इसमें कोई अगर छोटी छोटी सरिताएं आके मिलती हैं, ठीक है, तो वो क्या है? सहायक नदी है। जैसे जमुना है वो गंगा की सहायक नदी है, और भी कई सारी नदियां हैं, सोन है, ये सब घाघरा, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदी वह है जो अपने मुख्य नदी में आकर मिलने वाली सरिता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 25 का? इसका उत्तर आपको बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं 26वां प्रश्न। सुंदरबन डेल्टा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिएगा, सत्य की बात है, इसमें कई सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे। डेल्टा वह जो है ना नदी के मुहाने पर बनती है। आइए पहले देखते हैं भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है। यह सुंदरबन डेल्टा के संबंध में, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सुंदरबन डेल्टा जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये सबसे बड़ा डेल्टा है, यह सत्य है। इस डेल्टा की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, यह भी सत्य है। और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है, यह भी सत्य है। यानी उत्तर यहाँ उपरोक्त सभी होगा। यहाँ एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कभी कभी प्रश्न में क्या करता है, इसकी जगह ये जो सी वाला है ना, इसकी जगह क्या करता है, लिख देता है गंगा और यमुना, तो वह गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर इस यमुना की जगह वह लिख दे जमुना, तब सही होगा। क्यों? क्योंकि जमुना ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, तो अगर यहाँ ब्रह्मपुत्र की जगह यहाँ जमुना मिले तो सही हो जाएगा, उसको आप सही समझिएगा। क्लियर है? तो यह ध्यान रखने की जरूरत है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। क्लियर है? चलिए 27वां नंबर प्रश्न। भारत का निम्न में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? प्रवाल, अब प्रवाल का मतलब क्या होता है? अब देखिए ध्यान से देखिएगा, भारत में कौन सा प्रवाल द्वीप है। अब देखिए भारत में जो है ना, दो आपको द्वीप समूह की बात कर रहा हूं, अंडमान और लक्षद्वीप। अब देखिए प्रवाल क्या होता है? प्रवाल जो है वो जो समुद्री जंतु जो है ना, जिसको पॉलिप कहा जाता है, उसका कंकाल होता है। समुद्री जंतु है वो जो मर जाता है तो उसके पॉलिप जो है ना, वो कंकाल जब जमा होते होते एक स्वरूप में बन जाते हैं और वो द्वीप का एक निर्माण करते हैं। और ये जिस द्वीप की बात कर रहा हूँ वो मूंगा बहुत मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, पाम्बन द्वीप और निकोबार द्वीप। तो इसका उत्तर क्या होगा? 27वां का उत्तर देखें तो इसका उत्तर आपको होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है आपको क्या है? एक प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल द्वीप है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं 28वां प्रश्न। निम्न में से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, गोवा, राजस्थान, गोवा क्षेत्रफल के अनुसार, राजस्थान और त्रिपुरा। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा क्या? इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी, राजस्थान और गोवा। क्लियर है? इस सिक्किम पे मत जाइएगा, राजस्थान और गोवा। 29 नंबर प्रश्न। शिवालिक हमें हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था और वहां हमने कहा था कि सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक, सबसे उत्तरी है हिमाद्री, हिमाचल और विंध्य। हिमाद्री बृहत सबसे आपको दक्षिण में है ना, तो वो क्या है? हिमाद्री है। और हिमाद्री को क्या बोलते हैं?
भारत के सबसे हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को अब मैं गलत बता रहा हूँ, दक्षिणी भाग को सबसे उत्तरी भाग में कौन है? उत्तरी भाग में आपको हिमाद्री है, हिमाद्री है। उसके बाद आता है मध्य हिमाचल, और यहाँ आता है आपको, यहाँ देखा जाए ना उत्तर, यहाँ दक्षिण, तो ऐसे बढ़ रहा है ना दक्षिण की तरफ, तो यहाँ कौन सा है? शिवालिक है, आपको शिवालिक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? शिवालिक, ए। क्लियर है? 29 का ए। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, और तीसरा नंबर प्रश्न हमारे सामने है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया है, अरावली, हिमाद्री, पश्चिमी घाट, हम लोगों ने बात किया है, क्या था? पश्चिमी घाट। क्लियर है? चलिए आइए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, पाक जल संधि किन देशों के मध्य है? पाक जल संधि, वो जल संधि वो होता है कि जल के माध्यम से दो देशों के बीच की सीमा निर्धारित की जाती है, वही जल संधि कहा जाता है। तो क्या है वो जल संधि? जल संधि आपको श्रीलंका और भारत की है, ये जो पाक जल संधि है, श्रीलंका और भारत की। इसमें पाक देख के पाकिस्तान से नहीं आप जुड़िएगा, तो उत्तर क्या होगा? भारत और श्रीलंका। क्लियर है? चलिए देखिए कैसे है, यहाँ आपको दिख जाएगा, ये श्रीलंका है और ये भारत है। यहाँ ये जो एरिया है ना, ये पाक जल संधि है, ये जल संधि लिखा हुआ है ना यहाँ, ये पाक जल संधि है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अरब सागर में, ध्यान रखिएगा, भारत इस तरह से देखिए, अरब सागर में ये अरब सागर, ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो इधर जो है कौन सा है पूछ रहा है आपको? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अगर आपको इसमें से सटीक उत्तर आपको है वो कौन सा है? सटीक उत्तर कौन सा आपको दिख रहा है? मालदीव देख लिए, ध्यान रखिएगा, मालदीव क्या है? मालदीव एक देश है। अंडमान निकोबार जो है आपको बंगाल की खाड़ी में है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में है, मालदीव एक देश है। तो यहाँ क्या होगा? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह जो है ये आपको अरब सागर में है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, यही बस यही इतना ही था आपको उत्तर जो हमने देखा अभी 33 तक। आशा है आपको इसे लाभ होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं जल्द ही हिस्ट्री, आपको पॉलिटिकल साइंस, हिंदी इत्यादि की सारी वीडियो बहुत जल्द लेके आपके लिए उपस्थित होऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। धन्यवाद आपका।